हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश सिंह, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने हीट के बारे में कुछ डेफिनेशन देखी थी, कुछ चीजें देखी थी हीट के बारे में कि टोटल हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। उसके अलावा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हमने स्टार्ट किया था। चलिए उसमें ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं, वर्क का कैलकुलेशन करते हैं। प्यारे बच्चों, जो वर्क हमारे लिए यहाँ पर है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से मेजर क्वेश्चन हमें यहाँ से बनने वाले हैं। तो इसका कैलकुलेशन और इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चैप्टर में जो वर्क का हम कैलकुलेशन करेंगे वो आप बहुत ही बिल्कुल पूरे फोकस के साथ पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर हम वर्क की बात करें तो हमें आपको बताया कि एनर्जी दो तरीके से हम यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, एक तो हीट की फॉर्म में और वर्क की फॉर्म में। हीट क्या होता है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का फ्लो हो रहा है तो हीट कहलाता है। उसके अलावा और किसी भी तरीके से अगर एनर्जी का फ्लो हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क। यानी वर्क क्या होगा, जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस इन्वॉल्व नहीं होता, एनर्जी के ट्रांसफर के लिए टेम्परेचर डिफरेंस वहां पर इन्वॉल्व नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे, वर्क बोल देंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें वर्क, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि पाथ फंक्शन होता है। अगर आप डिफरेंट पाथ की बात करेंगे, हम यहाँ पर केवल पूरे चैप्टर में दो ही पाथ की बात करेंगे, रिवर्सिबल पाथ एंड इरिवर्सिबल पाथ। तो रिवर्सिबल पाथ है तो उसका वर्क डन डिफरेंट होगा और इरिवर्सिबल पाथ है तो उसका वर्क डन डिफरेंट होगा। तो अगर यहाँ पे कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो दोनों के लिए वर्क डन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट प्रोसेस में हमें डिफरेंट वर्क डन का कैलकुलेशन करना होगा, राइट। अगर हम बात करें सिंपली कि फिजिक्स में आप पढ़े हैं कि वर्क डन हम कैसे निकालते हैं। सपोज कोई पिस्टन है, ठीक है। अब ये गैस मूव कर रही है तो इसके लिए वर्क डन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। अब सपोज ये पिस्टन लगा हुआ है, हम यहाँ पर इस पिस्टन को प्रेशर लगाकर ऊपर नीचे या अप एंड डाउन इसको मूव कर रहे हैं, या तो गैस कंप्रेस हो रही है, एक्सपांड हो रही है। हम मान लेते हैं यहाँ पे हमने इस पिस्टन को dx डिस्टेंस से मूव कराया। इस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो कैपिटल A है और यहाँ पर जो हम प्रेशर लगा रहे हैं वो P है, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर। अभी जो यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है वो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ये देखना चाहें कि जब ये पिस्टन dx डिस्टेंस से मूव किया है तो कितना वर्क यहाँ पर हुआ होगा, तो उसका कैलकुलेशन हम सिंपली इसी फॉर्मूले से करेंगे, वर्क इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब फोर्स हमने F फोर्स यहाँ पर लगा रखा है और ये dx डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे वर्क क्या होगा, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे इस वर्क को प्रेशर की फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो F को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, P एक्सटर्नल इंटू A। तो यहाँ पे आप फोर्स को P एक्स इंटू A से रिप्लेस कीजिए तो वर्क को हम यहाँ पे किससे, W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वर्क कितना होगा, P एक्सटर्नल इंटू A डॉट dx, ठीक है। अगर हम dx डिस्टेंस की बात करेंगे तो वर्क भी क्या हो जाएगा, dw, यानी काफी स्मॉल डिस्टेंस में जितना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, आपका dx हो जाएगा, राइट। अब हमें पता है ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इतने डिस्टेंस है यहाँ पे पिस्टन मूव कर रहा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू मूवमेंट, ये डिस्टेंस क्या होगा, वॉल्यूम के बराबर। तो dw किसके बराबर यहाँ पे, P एक्सटर्नल डॉट dv। तो ये वर्क डन का कैलकुलेशन हम इस फॉर्मूले से करेंगे, पर अभी भी इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दें तो dw का अगर आप इंटीग्रेशन कर देंगे P एक्सटर्नल डॉट dv, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, W इक्वल टू P एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर के थ्रू ही यहाँ पे वर्क हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर है जो इस पिस्टन को कंप्रेस कर रहा है और वर्क करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमने यहाँ पे दिया था साइन कन्वेंशन में, अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो सिस्टम के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, सिस्टम के लिए पॉजिटिव होगा, तो सिस्टम को एनर्जी गेन हो रही है। तो सिस्टम पर अगर वर्क होगा, कंप्रेशन होगा, तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर सिस्टम को वर्क करना पड़ रहा है, पिस्टन को ऊपर उठाना पड़ रहा है, तो वो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि उसमें सिस्टम का एनर्जी का लॉस होगा। इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो यहाँ पर हम कैसे ले सकते हैं, वर्क इक्वल टू P एक्सटर्नल फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, डेल्टा V को आप क्या ले सकते हैं, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम।
अगर हम एक्सपांशन की बात करें तो एक्सपांशन में क्या हो रहा है, सिस्टम को वर्क करना पड़ रहा है, गैस को वर्क करना पड़ रहा है, गैस का एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो वहां वर्क डन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। बट हमें पता है एक्सपांशन जब होता है तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से ज्यादा होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। बट एक्सपांशन में वर्क डन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है। अब हम कंप्रेशन की बात करें तो जब कंप्रेशन होगा तो गैस को एनर्जी सप्लाई हो रही है, बिकॉज हम गैस पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, गैस पे वर्क कर रहे हैं तो हम गैस को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा होगा तो गैस को एनर्जी सप्लाई हो रही है, तो वर्क डन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। राइट। तो हमने यहाँ पे कंप्रेशन किया तो हमने क्या किया, गैस को कंप्रेस किया, वॉल्यूम कम हुआ तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से कम होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल का डिफरेंस कैसा आएगा, नेगेटिव, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें वर्क डन कैसा चाहिए, पॉजिटिव। तो इसको हम करेक्ट करने के लिए एग्जैक्ट फॉर्मूले की बात करें, करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V। तो अगर हम यहाँ पे वर्क डन की कैलकुलेशन की बात करें तो वर्क डन के लिए हमारा जो फाइनल फॉर्मूला मिल रहा है वो क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V। अगर हम एक्सपांशन की बात करें, एक्सपांशन में वर्क डन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। एक्सपांशन होता है तो मीन फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्या होता है, ज्यादा होता है, तो V2 माइनस V1 का डिफरेंस कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव। इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव है, डेल्टा V को हम V2 माइनस V1 पुट कर देंगे, तो डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1 पॉजिटिव है, तो वर्क डन कैसा होगा, W कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो एक्सपांशन में वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, गैस को वर्क करना पड़ रहा है। अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो V2 फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से क्या होता है, छोटा होता है, तो अब अगर हम डेल्टा V की बात करें तो V2 माइनस V1 इन दोनों का डिफरेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो डेल्टा V नेगेटिव है तो नेगेटिव को यहाँ पुट करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कंप्रेशन में वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब ये वाला फाइनल फॉर्मूला हमें मिल गया है, तो इसके थ्रू हम वर्क डन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पे वर्क डन हम किसके लिए देख रहे हैं, गैस के एक्सपांशन या कंप्रेशन के लिए। बट बेसिक फॉर्मूला यही है कि अगर गैस एक्सपांड या कंप्रेस हो रही है तो वर्क डन आप किसके थ्रू करेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल और डेल्टा वी के थ्रू। चलिए नेक्स्ट बात करें कि जो हमने वर्क डन का कैलकुलेशन किया है, वर्क क्या मिला है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अगर हम यूनिट की बात करें तो वर्क डन क्या होगा, जूल में होता है या कैलोरी में होता है। बट अगर हम यहाँ पे प्रेशर को एटीएम में पुट करें और वॉल्यूम के डिफरेंस को लीटर में पुट करें तो यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होगा, यूनिट ऑफ वर्क, यहां से अगर प्रेशर आपने एटीएम में पुट किया, वॉल्यूम को लीटर में पुट किया तो ये क्या होगा, लीटर डॉट एटीएम। ठीक है। अब यहाँ पे कन्वर्जन है, लीटर एटीएम को अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1 लीटर एटीएम 101.32 जूल के बराबर होता है, 1 लीटर एटीएम 101.32 जूल के बराबर एंड 24.2 कैलोरी के इक्वल होता है। तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको याद रखना है। एक यूनिट कन्वर्जन याद होगा तो ही आप लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट कर पाएंगे या कैलोरी में कन्वर्ट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क को कैसे कैलकुलेट करना है। अभी फिलहाल हम यहाँ 4 प्रोसेस की बात करेंगे जिसमें हमें वर्क का कैलकुलेशन करना होता है। 4 प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आपको बताया था 2 तरह की प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो चारों प्रोसेस के अंदर हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पाथ के लिए वर्क डन का कैलकुलेशन करेंगे। तो इतने 8 तरीके के वर्क हम कैलकुलेट करने वाले हैं। बट सबसे मजेदार बात यह है कि आपके लिए ये प्रोसेस, ये जो सारे वर्क डन के कैलकुलेशन है बड़े सिंपल है। यहाँ पर केवल मेन आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस में बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली नहीं है। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा होगा, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर थ्रू ऑफ द प्रोसेस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एंड फाइनल पॉइंट का ही टेम्परेचर सिमिलर हो, थ्रू ऑफ द प्रोसेस टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है। तो अभी हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला, जनरल फॉर्मूला W किसके बराबर, माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V, या फिर dW इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डॉट dV, राइट। तो अभी हम बात करें रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, उसकी पहले हम रूट पे जाते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, वो आपको बताया था।
कि रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्मॉल चेंज करने पर प्रोसेस कैसा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, राइट। इसमें हर एक पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होता है और हर एक पॉइंट पर इंटरनल प्रेशर यानी गैस का प्रेशर किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो काफी स्लो प्रोसेस होता है और इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होता है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें हर एक इंटरमीडिएट पॉइंट पर इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है और हर एक इंटरमीडिएट पॉइंट पर आप प्रेशर वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको रिवर्सिबल प्रोसेस में बताए थे। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर लेने वाले हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि जो गैस का प्रेशर होता है P एक्सटर्नल और P गैस हर टाइम पे आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। P एक्सटर्नल हमेशा किसके बराबर होता है, P गैस के बराबर, यानी हम किसकी गैस की बात कर रहे हैं, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा क्या होगा, आइडियल गैस के प्रेशर के बराबर रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर आइडियल गैस के प्रेशर की बात करें तो एक्सटर्नल प्रेशर को क्या पुट कर सकते हैं, आइडियल गैस का प्रेशर, और आइडियल गैस के प्रेशर को क्या पुट किया जा सकता है, nRT/V, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हम dW की बात करेंगे बिकॉज यहाँ पर प्रोसेस काफी स्लो है। धीरे धीरे यहाँ पे पिस्टन कंप्रेस हो रहा है, धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है, तो जो मूवमेंट है वो भी क्या है, काफी स्लो मूवमेंट है। जो पिस्टन है वो dx डिस्टेंस से मूव कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे dW वाला वर्क ले रहे हैं, काफी स्लो मूवमेंट वाला वर्क ले रहे हैं, काफी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाला वर्क यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो dW इक्वल टू -P एक्सटेंड dV। अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क हो रहा है, हमें कंप्लीट वर्क करना है, तो हम क्या करेंगे, जो स्मॉल स्टेप्स का वर्क है उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें कंप्लीट प्रोसेस का वर्क मिल जाएगा। तो अगर हम dW की बात करें, dW क्या था, -P एक्सटर्नल और dV, तो एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर होगा यहाँ पे, प्रेशर ऑफ गैस। तो प्रेशर ऑफ गैस को आप क्या पुट कर सकते हैं, nRT/V। तो dW विल बी इक्वल टू -nRT/V इंटू dV। तो nRT/V इंटू dV, राइट। तो हमें वर्क कंप्लीट कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dW इक्वल टू -nRT/dV/V। तो इंटीग्रेशन कहां से करेंगे, बिकॉज यहाँ पे या तो एक्सपांशन हो रहा होगा या कंप्रेशन हो रहा होगा, तो इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो वर्क डन क्या मिल जाएगा आपको, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में W ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल विल बी इक्वल टू -nRT/ln/V2/V1, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको 10 बेस में चेंज कर दें तो W ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो जाएगा, -2.303 nRT log V2/V1, राइट, ठीक है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस की हम बात करें, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आप क्या बोलते हैं, पीवी प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आप यहाँ क्या बोल सकते हैं, P1 V1 किसके इक्वल होगा, P2 V2 के। तो V2/V1 किसके बराबर होगा, P1/P2 के बराबर। तो V2 और V1 की रेशियो की जगह आप क्या ले सकते हैं, P1/P2 भी ले सकते हैं। तो W रिवर्सिबल किसके बराबर हो जाएगा, -2.303 nRT log P1/P2। So this is also correct formula for isothermal work, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आप क्या बोल सकते हैं, PV किसके बराबर होगा, nRT के बराबर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर यहाँ पे हम गैस का एक्सपांशन या कंप्रेशन करा रहे हैं तो इस पिस्टन के अंदर जो गैस भरा है उसके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, R कांस्टेंट एंड N कांस्टेंट, तो nRT की जगह आप क्या ले सकते हैं, PV ले सकते हैं। अब यहाँ पे इनिशियल ये PV का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो nRT की जगह आप चाहे तो P1 V1 भी पुट कर सकते हैं और P2 V2 भी पुट कर सकते हैं। तो nRT की जगह आप क्या ले सकते हैं, P1 V1 भी लिखा जा सकता है और P2 V2 भी लिखा जा सकता है। तो हो सकता है आपको ऐसा प्रोसेस गिवन हो, आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर का वैल्यू ही गिवन ना हो। तो टेम्परेचर का वैल्यू गिवन ना हो तो ये फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, फिर ये तो नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, nRT को रिप्लेस कर देंगे किससे, PV प्रोडक्ट से। तो W को क्या लिख सकते हैं आप, माइनस nRT की जगह क्या लिख देंगे, PV
2.303 PV P1 V1 log, या तो V2 upon V1 ले लो या P1 upon P2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, V2 upon V1, और क्या लिखा जा सकता है W इक्वल टू -2.303 P2 V2 log V2 upon V1, या फिर वॉल्यूम की जगह प्रेशर को भी रिप्लेस कर सकते हैं, W क्या ले सकते हैं -2.303 P1 V1 log P1 upon P2, या फिर W इक्वल टू -2.303 P2 V2 log P1 upon P2, राइट। तो कोई सा भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये घबराने की जरूरत नहीं कि इतने सारे फॉर्मूले हैं क्या, नहीं, फॉर्मूला तो एक ही है, W इक्वल टू -nRT ln V2 upon V1, ln को हमने 10 बेस में चेंज किया बिकॉज़ आइसोथर्मल है, तो V2 की जगह आप क्या ले सकते हैं P1 upon P2, और nRT की जगह या तो इसमें या इसमें, दोनों में से कहीं पर भी अगर आपको टेम्परेचर गिवन नहीं हो तो आप nRT की जगह क्या ले सकते हैं, पीवी प्रोडक्ट को पुट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन आपको यहाँ पे आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, बिल्कुल ध्यान रखें किसके लिए है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ये जो वर्क डन है वो किसके लिए है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो ये वाले फॉर्मूले आप इसमें यूज में ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि अगर एक्सपांशन हो रहा होगा तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव, और अगर कंप्रेशन हो रहा होगा तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ एक्सपांशन वाले केस में भी बात कर रहे हैं कि फॉर एक्सपांशन हो रहा होगा तो V2 का वैल्यू क्या होगा, V1 से ज्यादा, तो एक्सपांशन है तो वर्क डन नेगेटिव। तो यहाँ पे आप किसी भी फॉर्मूले में पुट करके देख लें, V2 इज ग्रेटर देन V1, तो यहाँ पे V2 इज ग्रेटर देन V1, तो W कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ln V2 upon V1 का वैल्यू कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव। फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से ज्यादा है तो ln V2 और V1 का रेशियो पॉजिटिव मिलेगा, तो W रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन कैसा मिल जाएगा आपको, नेगेटिव मिल जाएगा। क्लियर। तो अगर एक्सपांशन हो रहा होगा तो वर्क डन नेगेटिव मिलेगा। हम सेकंड बात कर रहे हैं फॉर कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन हो रहा होगा तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, अच्छा एक्सपांशन कंप्रेशन तो फुली क्लियर होगा, एक्सपांशन मींस वॉल्यूम का इंक्रीज होना, कंप्रेशन मींस वॉल्यूम का डिक्रीज होना। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से कम होगा, तो V2 का वैल्यू V1 से कम होगा, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, ln V2 upon V1, ये वाला वैल्यू छोटा है, ये वाला वैल्यू बड़ा है, तो इनके लॉग का वैल्यू कैसा मिलेगा, नेगेटिव। तो वर्क ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा मिल जाएगा आपको, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक्सपांशन हो रहा होगा तो वर्क डन नेगेटिव, और कंप्रेशन हो रहा होगा तो वर्क डन पॉजिटिव मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें हमें ग्राफ कैसे बनाना है। ये देखिए बिल्कुल सिंपल है कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो वहां पे एक्सपांशन काफी स्लो होएगा, कंप्रेशन काफी स्लो होगा। हर एक इंटरमीडिएट पॉइंट पर आप प्रेशर वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। तो आइसोथर्मल में प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करें तो यहाँ पे हर एक इंटरमीडिएट पॉइंट पर आपको क्या होगा, प्रेशर वॉल्यूम का वैल्यू पता होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक इंटरमीडिएट पॉइंट पर प्रेशर वॉल्यूम का वैल्यू पता करेंगे। तो हर एक इंटरमीडिएट पॉइंट पर आपको प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, तो वॉल्यूम का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल और डेल्टा वी डॉट डीवी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस ही होगा। तो कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है इनटू कितना प्रेशर था, उसको मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क डन का कैलकुलेशन कर देंगे। ऐसे ही हर एक इंटरमीडिएट स्टेप पर आपको प्रेशर का वैल्यू पता होगा, वॉल्यूम का डिफरेंस पता होगा। तो हर एक इंटरमीडिएट पॉइंट पर आप क्या कर सकते हैं, वर्क डन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपको प्रेशर और वॉल्यूम का वैल्यू हर एक इंटरमीडिएट पॉइंट पर पता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक इंटरमीडिएट स्टेज पर कितना वर्क डन हो रहा है उसको कैलकुलेट कर देंगे, उन सबका एडिशन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर हम पीवी वैल्यू में ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा। हर एक इंटरमीडिएट, इसको थोड़ा सा ठीक से हम ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये होगा। हर एक इंटरमीडिएट पॉइंट पर आपको प्रेशर वॉल्यूम का वैल्यू पता है, तो वर्क डन का हम यहाँ पर कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे वर्क आपको मिल जाएंगे हर एक स्टेप के, तो उनका एडिशन कर देंगे तो आपको वर्क डन ऑफ कंप्लीट प्रोसेस मिल जाएगा। तो अगर हम वर्क डन की बात करें तो इसके नीचे का जो भी एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। तो एरिया अंडर द कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम यहाँ पे
इस प्रोसेस में एरिया अंडर द कर्व ले लें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा, वर्क डन को। अगर एक्सपांशन हो रहा होगा तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसके एक्सपांशन को एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा उसमें यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा होगा, वॉल्यूम का मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, उसको एरो के थ्रू ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये ग्राफ किसके लिए हो जाएगा, आइसोथर्मल एक्सपांशन रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये वर्क डन होगा वो किसके लिए होगा, वर्क ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन प्रोसेस का ये वर्क डन आपको मिल जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन में भी क्या होगा, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक क्या होगा, यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा होगा। ये एक्सपांशन मींस वॉल्यूम बढ़ रहा है, कंप्रेशन मींस वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जब एक्सपांशन की बात करें तो ये इनिशियल वॉल्यूम V1 होगा, इनिशियल वॉल्यूम पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, P1 होगा। ये फाइनल वॉल्यूम V2 होगा, फाइनल वॉल्यूम पे जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। राइट, यहाँ पर ये इनिशियल वॉल्यूम होगा और यहाँ पर ये फाइनल वॉल्यूम होगा V2। इनिशियल वॉल्यूम पे जो प्रेशर होगा वो इनिशियल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम पे जो फाइनल प्रेशर होगा वो फाइनल प्रेशर हो जाएगा। राइट, तो ये आपको कंप्रेशन के लिए एरिया अंडर द कर्व या उसका ग्राफ मिल जाएगा। एरिया अंडर द कर्व जो यहाँ पर होगा पीवी डायग्राम का, वही क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। अब ये कौन सा कंप्रेशन है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। तो ये ग्राफ किसके लिए होगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए। तो ग्राफ आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने क्या बोला, डेल्टा यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बात करें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा यू की हमने बात की थी। डेल्टा यू क्या होता है, Q प्लस W के इक्वल। ठीक है, डेल्टा यू को और एक आपने आइडियल गैस के लिए एक और फॉर्मूला यूज में लिया था, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या था, NFR/2 डॉट डेल्टा T। ठीक है, और आपको पता था अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो डेल्टा टी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो अगर टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी गैस का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अभी हमने एक कंटेनर के अंदर गैस को फिल किया हुआ है, पिस्टन अप एंड डाउन हो रहा है, तो पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अंदर जो गैस भरी हुई है उसके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि गैस कंटेनर से बाहर अगर नहीं जा रही है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, F कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, डेल्टा T कांस्टेंट है। तो अगर हम क्या बोलते हैं, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा T अगर 0 होता है तो डेल्टा U यानी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज होने वाला नहीं है, यानी गैस को कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा U अगर 0 हो जाएगा तो Q किसके बराबर हो जाएगा, या फिर W किसके बराबर हो जाएगा, माइनस Q के बराबर। अब इसका क्या मीनिंग है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आपने टेम्परेचर कांस्टेंट किया हुआ है, टेम्परेचर कांस्टेंट तो गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज होना नहीं चाहिए, यानी गैस को कोई एनर्जी नहीं मिलनी चाहिए। बट हो सकता है आप गैस को हीट सप्लाई कर रहे हो सकता है आप गैस पर वर्क कर रहे हो, तो अगर हीट सप्लाई होगी या वर्क होगा तो एनर्जी तो जाएगी गैस को। बट गैस क्या करना चाहेगी, अपनी एनर्जी को कांस्टेंट रखना चाहेगी। तो अगर वो अपनी एनर्जी को कांस्टेंट रखना चाहेगी तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी का लॉस भी कहीं ना कहीं करेगा ताकि उसका एनर्जी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अब समझिएगा इसको कि अगर यहां पर Q पॉजिटिव हुआ, यानी Q पॉजिटिव होना मींस हीट गिवन टू सिस्टम। अगर Q पॉजिटिव हुआ, Q आपने सिस्टम को हीट सप्लाई किया, तो अगर Q पॉजिटिव हुआ देन वर्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर Q पॉजिटिव हुआ तो वर्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर एक पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा अगर Q नेगेटिव है तो वर्क कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इससे क्या समझ पा रहे हैं आप, उसको मैं आपको बता देता हूं। इससे हमें क्या एक्सप्लेनेशन मिल रहा है कि अगर आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं, इससे क्या समझ पा रहे हैं कि अगर सपोज आपने सिस्टम को हीट का सप्लाई किया, Q आपने सिस्टम को दिया आइसोथर्मल प्रोसेस में,
अगर आपने सिस्टम को हीट सप्लाई किया, क्यों सप्लाई किया आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो ये सिस्टम क्या करना चाहेगा, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, यानी गैस का एनर्जी बढ़ना नहीं चाहिए। तो आपने इसको हीट सप्लाई करके कुछ एनर्जी दी, तो जो हीट आपने सप्लाई की है उसको लॉस करने की कोशिश करेगा। अब लॉस कैसे कर सकता है, यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज दो तरीके से ही हो सकता है, तो हीट के थ्रू या वर्क के थ्रू। आपने हीट इसको दी तो इसको एनर्जी मिली, अब वो एनर्जी क्या करेगा, इस पिस्टन को एक्सपांड करके उस एनर्जी का लॉस करने की कोशिश करेगा। हीट सप्लाई की, अब ये गैस क्या करेगा, इस पिस्टन को ऊपर पुश करेगा, ताकि पुश करने में गैस का एनर्जी का लॉस होगा। कितना लॉस करेगा, जितना एनर्जी आपने इस हीट के थ्रू दिया है। तो यहाँ पे हम Q पॉजिटिव रखा, यानी हीट सप्लाई की, तो हीट गिवन टू सिस्टम इक्वल टू वर्क नेगेटिव है, मींस वर्क किसने किया होगा, गैस ने किया होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम क्या बोलेंगे, हीट गिवन टू सिस्टम इक्वल टू वर्क डन बाय सिस्टम। यहां पे सिस्टम हम किसकी बात करें, गैस की बात करें, तो हीट अगर सिस्टम को दे रहे तो Q कैसा होगा, पॉजिटिव, और वर्क डन बाय सिस्टम तो वर्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। समझ पा रहे हैं? तो जितना एनर्जी आपने हीट की फॉर्म में दिया था उतना एनर्जी गैस क्या करेगी, वर्क की फॉर्म में लॉस कर देगी, तो उसका नेट एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज होने वाला नहीं है। यही हमेशा करते हैं कि अगर आपने यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम पे वर्क किया, वर्क पॉजिटिव है, तो आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वर्क के थ्रू, तो गैस का एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। बट गैस क्या चाहती है, अपनी एनर्जी को कांस्टेंट रखना चाहती है, वहां पर इंटरनल एनर्जी के चेंज में जीरो रखना चाहती है, यानी एनर्जी को चेंज होने नहीं देना चाहती। तो अगर आप वर्क डन के थ्रू एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो सिस्टम क्या करेगा, कुछ हीट लॉस कर देगा यहाँ पर, ताकि जितना एनर्जी वर्क की फॉर्म में मिला उतना एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर निकल गया। तो यहाँ पर हम जो सेकंड केस की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर वर्क पॉजिटिव हुआ तो हीट कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हीट लूज्ड बाय सिस्टम इक्वल टू, इसके बराबर हीट लूज हो गया है तो हीट कैसा हुआ, नेगेटिव। अगर हीट नेगेटिव हुआ तो वर्क कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो किसके बराबर होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम। तो अगर Q नेगेटिव है तो W कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आप हीट सप्लाई करें या वर्क डन गैस पर करें, वहां पे टोटल इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज होने वाला नहीं है, अनलेस आपने गैस के नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं किए हों। अगर गैस के नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं किए हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज होने वाला नहीं है। चलिए आइसोथर्मल प्रोसेस में सेकंड हम बात करते हैं आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस की। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कुछ पॉइंट आपको बताए थे। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, तो जो पॉइंट आपको बताए थे वही आपको याद रखना है और वही क्वेश्चंस में लिखे रहते हैं कि जैसे यहाँ पर जो प्रोसेस होता है उसमें केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही इक्विलिब्रियम होता है, उसके अलावा कहीं पर इक्विलिब्रियम नहीं होता है। देन फिर सेकेंड पॉइंट जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो स्लो मींस काफी फास्ट प्रोसेस होता है, फाइनाइट टाइम में फिनिश हो जाता है, फाइनाइट स्टेप्स में फिनिश हो जाता है। और यहाँ पर सडन एक्सपांशन या सडन कंप्रेशन होता है। कुछ ये पॉइंट्स हैं जो आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपको बताए थे, तो वो पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं क्योंकि वो पूरा क्वेश्चन के लैंग्वेज होता है, ठीक है। उसके अलावा एक पॉइंट और आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें जो एक्सपांशन या कंप्रेशन होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से होता है, या वर्क डन जो भी होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से होता है। तो यही बिल्कुल याद रखें। सबसे पहले इसमें पॉइंट लिख लीजिए कि इन irreversible process expansion take place against external pressure, expansion take place against external pressure and compression take place due to external pressure। तो जहां पे भी वर्क डन आपको एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट दे रखा हो तो वो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट या एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से दे रखा हो तो वो प्रोसेस कैसा होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, राइट। इन इरिवर्सिबल प्रोसेस एक्सपांशन टेक प्लेस अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर एंड कंप्रेशन टेक प्लेस ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर। गैस एक्सपांड होगी तो उसको एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो वर्क डन हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर के अकॉर्डिंग करते हैं। तो इसका तो सिंपल बिल्कुल फंडा है, सिंपल फॉर्मूला है। वर्क डन कैसा होगा, माइनस
पी एक्सटर्नल और डेल्टा वी, या अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म की बात करें dw क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे स्मॉल स्टेप्स तो कहीं होती नहीं है तो डिफरेंशियल फॉर्म की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे डिफरेंशियल फॉर्म कब लेंगे जब आपको स्मॉल स्मॉल स्टेप्स का वर्क डन पता हो। यहाँ पे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स तो होती ही नहीं है, या तो इनिशियल होगी या फाइनल होगी। इनिशियल फाइनल के बीच में कहीं पर पिस्टन रुकने वाला नहीं है। सडन एक्सपांशन सडन कंप्रेशन, तो एकदम से जो काम हो रहा है उसमें प्रोसेस स्लो नहीं होगा, प्रोसेस कैसा होगा, फास्ट होगा। तो यहाँ पे वर्क डन किसके बराबर, माइनस पी एक्सटर्नल और डेल्टा वी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करते हैं। अगर एक्सपांशन हो रहा है तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होगा, तो डेल्टा वी मींस V2 माइनस V1 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा एक्सपांशन के केस में, ठीक है। और अगर कंप्रेशन हो रहा होगा तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम होगा, तो डेल्टा V मींस V2 माइनस V1 कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो W कैसा हो जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो अगर एक्सपांशन है तो वर्क डन तो सभी केस में कोई सा भी प्रोसेस हो, एक्सपांशन में वर्क डन नेगेटिव होगा और कंप्रेशन में वर्क डन पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं ग्राफ का, कि ग्राफ यहाँ पे कैसे ड्रॉ करना है। अब देखिए जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे थे तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हर एक इंटरमीडिएट स्टेप्स पर आपको पता था कि प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपको जो इक्विलिब्रियम होता है वो केवल इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पर ही प्रेजेंट होता है, तो आपको प्रेशर जो पता होता है वो इनिशियल पॉइंट का, फाइनल पॉइंट का ही पता होता है। तो जो यहाँ पे हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम की बात करें तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में आपको जो यहाँ पर प्रेशर पता है, सपोज हम यहाँ पे कंप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन में क्या होगा, वॉल्यूम यहाँ पर, सॉरी पहले एक्सपांशन की बात करते हैं फिर कंप्रेशन की बात करते हैं। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपांशन में वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जो एक्सपांशन होगा किसके अगेंस्ट हो रहा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट। कब तक यहाँ पर गैस का एक्सपांशन होगा, सपोज अंदर प्रेशर सपोज 5 atm है और बाहर 1 atm है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के प्रेशर के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो जैसे आप इस पिस्टन को फ्री करेंगे एकदम से एक्सपांशन होगा, बट कब तक, जब तक कि इंटरनल प्रेशर किसके बराबर नहीं हो जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। तो यहाँ पे ये इनिशियल प्रेशर P1 था, तो फाइनल प्रेशर किसके बराबर होगा, यहाँ पर अगर फाइनल प्रेशर सपोज P2 है तो P2 किसके बराबर होगा, यहाँ पे P एक्सटर्नल के बराबर होगा। तो जब तक यहाँ पे इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता तो गैस का फाइनल प्रेशर तब तक एक्सपांशन होता रहेगा। तो गैस का इनिशियल प्रेशर सपोज 5 atm है तो फाइनल प्रेशर यहाँ पे अंदर गैस का कितना हो जाएगा, 1 atm, समझ पा रहे। तो एक्सपांशन कब तक होगा, जब तक इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। क्या हर स्टेप पर इसमें इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, क्या नहीं होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ड्राइविंग फोर्स एंड ऑपोजिंग फोर्स के बीच में डिफरेंस ज्यादा होता है, तो वहां पे प्रोसेस कैसा होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, राइट। तो यहाँ पर इनिशियल सपोज यहाँ पर एक्सपांशन हो रहा है ए पॉइंट से सपोज बी पॉइंट तक, तो क्या आपको यहाँ पे जैसे हमने रिवर्सिबल प्रोसेस की बात की थी, काफी स्लो एक्सपांशन होता है या काफी स्लो कंप्रेशन होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपांशन हुआ रिवर्सिबल प्रोसेस में, फिर पिस्टन रुक जाता है, फिर वापस थोड़ा सा एक्सपांशन हुआ फिर पिस्टन रुकेगा, फिर वापस थोड़ा एक्सपांशन हुआ फिर पिस्टन रुकेगा। तो हर एक इंटरमीडिएट स्टेप पर पिस्टन वहां पर रुक रहा है, स्टैटिक कंडीशन में आ रहा है। तो हर इंटरमीडिएट स्टेप पर आप प्रेशर वॉल्यूम को मेजर कर पा रहे हैं, तो हर एक इंटरमीडिएट स्टेप पर कितना वहां पे डीडब्ल्यू हुआ, वर्क डन कितना हुआ, स्मॉल वर्क कितना हुआ, कैलकुलेट कर पा रहे हैं। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपको हर एक इंटरमीडिएट स्टेप्स का प्रेशर वॉल्यूम पता नहीं होता है। कहां पर इक्विलिब्रियम होता है, या तो इनिशियल स्टेज पर होगा या फाइनल स्टेप पर होगा। तो आपको इनिशियल का वॉल्यूम पता है, इनिशियल का प्रेशर पता है, फाइनल का वॉल्यूम पता है और फाइनल का प्रेशर पता है, तो यही दो ही चीजें आपको पता होती है। तो यहाँ पे अगर हम वर्क डन की बात करें, W आप कैसे निकालते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा वी। वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, V2 माइनस V1, डेल्टा V आपके पास पता है, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, इतना है, तो डेल्टा V इंटू पी एक्सटर्नल, इन दोनों का जो आपको प्रोडक्ट है वो क्या दे देगा, वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एक्सटर्नल प्रेशर
यहां से यहां तक एक्सटर्नल प्रेशर है और वॉल्यूम का डिफरेंस इतना है, तो दिस इनटू दिस विल गिव यू W ऑफ इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ मिल जाएगा किसका, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन के लिए। तो यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो हमने किसकी बात की, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। अब सेकंड हम बात करते हैं इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन की। तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन मींस वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम सपोज हमें यहाँ पर V1 है, इनिशियल प्रेशर सपोज P1 है। ठीक है, अब यहाँ पे सब सेम हम देख सकते हैं, कंप्रेस करना है तो बाहर का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, अंदर का प्रेशर कम होगा। तो सपोज बाहर 5 atm का प्रेशर है, अंदर 1 atm का प्रेशर है। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे कंप्रेशन होगा तो वो किसकी वजह से होगा, इस 5 atm की वजह से। कब तक होगा, जब तक कि अंदर प्रेशर कितना नहीं हो जाता, 5 atm नहीं हो जाता। तो इनिशियल प्रेशर कितना है, 1 atm, फाइनल प्रेशर कितना होगा, 5 atm, जो कि किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। तो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर ही है जो वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे भी एक्सटर्नल प्रेशर ही था जो वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। फाइनल प्रेशर कितना हो रहा है वहां पे 1 atm, बिकॉज एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा 5 atm, बिकॉज कंप्रेशन हो रहा है वो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट ही। तो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर 1 atm था, बट फाइनल प्रेशर P2 कितना हो जाएगा, P एक्सटर्नल के बराबर, राइट। अब यहाँ पे बिकॉज कंप्रेशन हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सपोज फाइनल प्रेशर पे इसका वॉल्यूम V2 आपको मिल जाता है। तो ये तो मिला आपको वॉल्यूम चेंज। वर्क डन आप कैसे निकालेंगे, माइनस P एक्सटर्नल और डेल्टा V। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है यहाँ पे P2 के बराबर, तो यहाँ पे फाइनल प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर और वॉल्यूम चेंज इतना है, तो फाइनल प्रेशर माइनस वॉल्यूम चेंज। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, समझ पा रहे हैं। यहां से यहां तक का प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर कितना था 5 atm, तो 0 से यहां तक ये एक्सटर्नल प्रेशर 5 atm हो जाएगा, राइट। ये तो हो गया एक्सटर्नल प्रेशर इनटू वर्क डन कितना है, वॉल्यूम चेंज डेल्टा V के बराबर। तो ये जो पूरा ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आइसोथर्मल वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपांशन प्रोसेस के ये वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो दोनों ग्राफ आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। एक बार आप खुद से भी सोच के बनाइएगा कि एक्सटर्नल प्रेशर इतना है, वॉल्यूम चेंज इतना है, तो वर्क डन इतना ही होगा। यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर इतना है, वॉल्यूम चेंज इतना है, तो वर्क डन इतना ही होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट रिवर्सिबल प्रोसेस में बात किया था कि यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा U क्या होगा, Q प्लस W इरिवर्सिबल, राइट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा U को आप क्या ले सकते हैं, NFR/2 डॉट डेल्टा T भी ले सकते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा T क्या होगा, N आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा T विल बी इक्वल टू 0, डेल्टा U विल बी इक्वल टू 0। सो डेल्टा U क्या होगा 0, तो Q क्या होगा माइनस W के इक्वल, पर W कौन सा होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन होगा, राइट। इफ Q पॉजिटिव, अगर Q पॉजिटिव हुआ तो W कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और अगर Q नेगेटिव हुआ तो W कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी यहां पर इसका क्या मीनिंग है, हीट गिवन टू सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम किसके इक्वल होगा, वर्क डन बाय सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पर Q नेगेटिव है तो इसका मींस हीट गिवन टू सिस्टम पॉजिटिव होता है और वर्क डन बाय सिस्टम कैसा, नेगेटिव। तो ये क्लियर है। और सेकेंड, हीट लूज्ड बाय सिस्टम, तो हीट लूज्ड बाय सिस्टम Q कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये किसके बराबर होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम। ऑन सिस्टम कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जब हम यहाँ पे सडन एक्सपांशन या सडन चेंज इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं तो वहां पे प्रोसेस कैसा है, सडन हो रहा है, या तो सडन एक्सपांशन हो रहा है, सडन कंप्रेशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जब पिस्टन सडनली एक्सपांड होगा, पिस्टन जैसे ही ऊपर मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एकदम से सडन चेंज होता है। और जैसा नेचुरल है, हम एकदम से किसी भी सडन चेंज के लिए रेडी नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ भी हमारी लाइफ में सडन होता है तो हम उसके लिए पहले से
ऑलरेडी तैयार नहीं होते हैं, रेडी नहीं होते हैं। तो सेम यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल के साथ होता है कि जब यहाँ पे सडन एक्सपांशन होता है, तो सडन एक्सपांशन हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, एकदम से ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल को क्या होना पड़ेगा, एक्सपांड होना पड़ेगा। तो जैसे ये पिस्टन सडनली ऊपर जाएगा तो सबसे जो पहले इंफॉर्मेशन होती है वो जस्ट पिस्टन के नीचे वाली लेयर को पता लगता है कि यहाँ पे सडन एक्सपांशन हुआ। बाकी गैसियस मॉलिक्यूल को पता नहीं लगता है कि क्या हुआ। तो एकदम से क्या होता है वहां पे ये बोल सकते हैं कि एकदम से खलबली मच जाती है। गैसियस मॉलिक्यूल को समझ नहीं आता है कि एक्चुअली क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले एक्सपांड होते हैं वो पिस्टन के जस्ट नीचे वाले लेयर वाले मॉलिक्यूल एक्सपांड होते हैं, और जो बाकी मॉलिक्यूल होते हैं उनको इंफॉर्मेशन थोड़ा सा बाद में पता लगती है कि नहीं भाई हमें भी एक्सपांड होना है, तो उनको तो बाद में पता चला। तो जो एक्सपांशन है वहां पे गैसियस मॉलिक्यूल का पिस्टन के एक्सपांड होने में और गैसियस मॉलिक्यूल के एक्सपांड होने में वहां पे एक टाइम गैप होता है। या हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं कि सडन कंप्रेशन हो रहा है कि यहाँ पर प्रेशर सपोज 1 atm है, आपने एकदम से प्रेशर 10 atm कर दिया तो एकदम से कंप्रेशन हो रहा है, सडन कंप्रेशन। तो सबसे पहले जो कंप्रेशन का पता लगेगा वो किसको, पिस्टन के जस्ट नीचे वाले मॉलिक्यूल को पता लगेगा। बाकी जो बॉटम के मॉलिक्यूल थे उनको तो पता ही नहीं था कि हमारे ऊपर प्रेशर पड़ने वाला है, कंप्रेशन होने वाला है। तो इनको ये नॉलेज बाद में मिलता है, ये इंफॉर्मेशन बाद में मिलता है। तो यहाँ पे जो गैसियस मॉलिक्यूल हैं उन पिस्टन के कंप्रेस होने में और गैसियस मॉलिक्यूल के कंप्रेस होने में वहां पे एक थोड़ा सा टाइम गैप होता है। तो व्हेन सडन एक्सपांशन एंड सडन कंप्रेशन टेक प्लेस, all the gaseous molecule not have the information of sudden change। तो वहां पे खलबली रहती है। तो फिर वो धीरे धीरे वहां पे उनके बीच में सडनली वो जाग जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, कि सडन एक्सपांशन चलो एक्सपांड होते हैं, सडन कंप्रेशन चलो कंप्रेस होते हैं। तो उनको बाद में पता लगता है कि एकदम से एक्सपांशन या कंप्रेशन हुआ है। तो दिस इज नोन एज स्टेप ऑफ टर्बुलेंस। एक टर्बुलेंस हो जाता है, जैसे खलबली मच जाती है, तो उनको ये बाद में पता लगता है कि हमें एक्सपांड होना है या कंप्रेस होना है। दिस इज नोन एज स्टेट ऑफ टर्बुलेंस। तो इसको आप लैंग्वेज की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखिएगा इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस sudden due to sudden expansion or sudden compression, all molecule of gas will not get the information of sudden change and there will be a time gap between expansion and compression of all gas molecule. This is known as state of turbulence। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक देख लेते हैं आज का, कंपैरिजन ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्क। इसका कंपैरिजन हम करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे ग्राफ को देख के मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर कर सकते हैं। ये है एक्सपांशन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज एक्सपांशन फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एरिया अंडर द कर्व हमने यहाँ पे सिमिलर इनिशियल स्टेज टू फाइनल स्टेज गए हैं, यानी स्टेट फंक्शन दोनों का सिमिलर है। इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज दोनों का क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे अब क्या बोले कि यहाँ पे अगर आप एरिया अंडर द कर्व कंपेयर करेंगे तो आप वर्क डन को कंपेयर कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं वर्क डन का मैग्नीट्यूड वाइज किसका ज्यादा है। अच्छा, हम यहाँ पे बात करें एक्सपांशन में वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कंप्रेशन में वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज इन दोनों में वर्क डन किसका ज्यादा होगा, डेफिनेटली रिवर्सिबल प्रोसेस का ज्यादा होगा। और मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पे किसका वर्क डन ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस का ज्यादा होगा। तो वर्क डन को अगर आप कंपेयर करें तो एक्सपांशन में हम क्या बोलते हैं, इधर लिख लेते हैं कि यहाँ पर वर्क डन के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि अगर एक्सपांशन हो रहा है तो मैग्नीट्यूड वाइज वर्क डन किसका ज्यादा होगा, W रिवर्सिबल ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड वाइज हो गया। और विथ साइन बात करें, विथ साइन की बात करें तो विथ साइन जिसका यहाँ पे वैल्यू छोटा होगा उसका विथ साइन वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो सपोज ये मान लीजिए ये है 50 जूल, ये है 20 जूल, तो मैग्नीट्यूड वाइज किसका वैल्यू बड़ा है, इसका। बट अगर यहाँ पे वर्क डन की बात करें, वर्क डन क्या होगा, यहाँ नेगेटिव होगा क्योंकि बाय सिस्टम हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सपांशन में वर्क डन नेगेटिव होता है, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो रिवर्सिबल का ज्यादा होगा। बट विथ साइन बात करें तो विथ साइन किसका ज्यादा होगा, W इरिवर्सिबल का W रिवर्सिबल से ज्यादा होगा। ठीक है, सेकंड हम बात करें यहाँ पे कंप्रेशन की। कंप्रेशन में यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज बात करें किसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है, डेफिनेटली रिवर्सिबल प्रोसेस का, सॉरी इरिवर्सिबल प्रोसेस का। हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों का क्या ले रहे हैं, सिमिलर ले रहे हैं। तो W रिवर्सिबल का वर्क डन W इरिवर्सिबल से कम होगा, सॉरी
इरिवर्सिबल का वर्क डन रिवर्सिबल से ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड वाइज। अब हम बात करें यहाँ पे सपोज ये 30 जूल है और ये 60 जूल है, ठीक है। वर्क यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन दोनों में ही क्या होता है, चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, कंप्रेशन वर्क कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैग्नीट्यूड वाइज लें या विथ साइन लें, यहाँ पर कंप्रेशन में वर्क डन दोनों में ही किसमें ज्यादा होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में ज्यादा होता है, राइट। तो प्यारे बच्चों, आज हमने भी जो भी पढ़ा है उसको आप ठीक से एक बार रिवाइज कीजिए और अच्छे से इसके नोट्स बनाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजाक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इनको आप ठीक से रिवाइज कीजिए, पढ़िए और सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप इसको अच्छे से कंटेस्ट याद करके आइए, पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।